अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा, कल एक इंतहाई अहम दिन है जहां पर 21 हल्के हैं कुल जिन पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसमें कौमी असम्बली के 5 के करीब हल्के हैं, बाकी सूबाई नशस्तें हैं जिन पर ये इंतखाबात होने हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये 21 अप्रैल इलेक्शन का दिन नहीं है बल्कि ये रेफरेंडम होने जा रहा है। जो एक मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया फॉर्म 45 और 47 को लेकर, और वो ये मानते हैं कि बहुत सारी नशस्तें उनकी थीं जो कि वो मैंडेट उनको नहीं मिला। और इसी के सिलसिले में हमने जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो एक शदीद किस्म का एहतजाज हमने देखा, बाजे बजाए गए, सीटियाँ बजाई गईं और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये ना हम इस हुकूमत को मानते हैं ना इस मैंडेट को मानते हैं, इनका मैंडेट नहीं है, ये एक गैर आइनी हुकूमत है, लिहाजा ये एहतजाज भी इसीलिए है, ये जॉइंट सेशन कौमी असम्बली का बनता ही नहीं था। अब ये जो 21 हल्के हैं इन पर जो ज़िमनी इंतखाब होना है, इनके लिए भी भरपूर तैयारियाँ हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते तैनात करने की मंजूरी है। फिर तमाम तर इन हल्कों में जहाँ इंतखाबात होने हैं मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने की सिफारिश भी कर दी गई है और मुकम्मल तैयारियाँ हैं और यकीनन तादाद ज़्यादा है कि ये 21 के करीब हल्के हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से क्या ट्रेंड रहता है और अवाम किसको वोट करते हैं और एक मरतबा फिर से क्या धांधली का शोर उठता है या शफाफियत हमें इंतखाबात में नज़र आती है और अवाम जिसको मुंतखब करते हैं क्या वही हमली तौर पर, हतमी तौर पर भी जीतता है या नताइज कुछ तब्दील होने की तरफ बात जाती है या धांधली का और मैंडेट चुराने का एक नया शोर दोबारा से उठता है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस हवाले से बात करें। और इलेक्शंस को अब कुछ महीने गुजर चुके हैं लेकिन जो स्टेबिलिटी, जो इस्तेहकाम था वो नहीं है। उसको सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन में अपनी तकरीर में तस्लीम किया और ये अज़्म का इजहार किया कि इस्तेहकाम आ सकता है, बट एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट वो इस्तेहकाम हमें 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से भी अब तक नज़र नहीं आया। ना वो पार्लियामान में नज़र आया है, ना अमूमी तौर पर उसकी एक फ़िज़ा हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद जो जमात बरसर इक़्तिदार है, लीड कर रही है, उसके अपने लोग ही उसके मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं कि आया वो है भी या नहीं है। तो इस तरह की एक सारी सूरत हाल में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और 21 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं। मैं चाहूँगा उस पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें। इसके साथ साथ कल की एक बड़ी जो ख़बर थी, जो एक अहम मामला है और उसके बाद फिर हमने दहशतगर्दी का एक वाक़या देखा, वो स्मगलिंग के मामले पर जो इजलास था और उसकी रोकथाम के हवाले से जो नई हिकमत अमली तरतीब देना थी और फिर एक रिपोर्ट जो पेश की गई और कल से जो खबर चल रही है कि किस तरह से जो अफसरान इस सारे मामले में मुलव्वस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनको उनके ओहदों से हटाना है और इस स्मगलिंग को रोकना है। अब गो के सब जानते हैं कि कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, कौन स्मगलिंग करते हैं, किन रास्तों से होती है। इसको रोकना को बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आज तक हम रोक नहीं पाए हैं। अब इस वक्त दोबारा से इस अज़्म को हम दोहरा रहे हैं, क्या अमली तौर पर अब रोक पाएंगे? और अगर रोक लिया तो फिर यकीनन जो बहुत सारे हमारे मसाइल हैं और जो ख़ास तौर पर मईशत को एक बहुत बड़ा डंट और बोझ उस पर पड़ता है, उसको ओवरकम करने में हम बड़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे अगर ये मामला इस तरह से हो जाता है कि स्मगलिंग रुक जाए। लेकिन हतमी तौर पर हो पाएगा या नहीं, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम ज़रा कुछ बात इस हवाले से करें। पहले ज़िमनी इंतखाबात की हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर बुखारी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं। खालिद फ़ारूकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और ताहिर मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें फ़ोन लाइन पर प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, किस तरह से देखते हैं आप, एक तो 8 फरवरी के इंतखाबात थे और अब ये खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला है और बड़ी तादाद में है, 21 हल्कों के कुल ज़िमनी इलेक्शन है ये, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ 8 फरवरी से हमने सबक सीखेंगे हम इस मामले पर, या हमें फिर वही मामलात और रवायती अंदाज में वही इल्ज़ामात और चीज़ें और मैंडेट चुराने की बातें हमें इन 21 हल्कों में भी दोबारा से नज़र आएंगी? अरसलान, 1 घंटा पहले मैं चंद लोगों के साथ था। 2 वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, और 2 वो कि जो आज पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और ये जो आपने सवाल किया है, यही बात हो रही थी कि क्या हमने कोई सबक सीखा है? उन्होंने कहा कोई सबक नहीं सीखा, ना हम सीखेंगे, ना सिखाएंगे, ना सीखने के लायक है। 8 फरवरी की आप बात करते हैं, शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में मैंने पहले कहा था ये फार्सिकल इलेक्शंस होंगे और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आई कि ये जी फार्स है, उसके बाद इंटरनेशनल ओपिनियन आई फार्स है, और अब आप देखो कि आज हम उसी को लमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है।
आपका नेक्स्ट सवाल आता है कि ज़िमनी इलेक्शंस क्या होंगे, तो ज़िमनी इलेक्शंस में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू रियली एक्सपेक्ट? आप हर जगह जाएं, हमें एहतजाज मिल रहा है पहले, और ये एक साइकिल है अरसलान, ये साइकिल है जो कि चलती है, और इस साइकिल में सब सवार है। तो आज आप कह लो कि पीटीआई उसके नीचे लग गई है, लोअर रिम पे आ गई है, उससे पहले पीएमएल थी। तो ये जो साइकिल है ये चल रही है, और इस साइकिल का आप देखेंगे कि हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मजहबी तरीके से हम इसका मजाक भी उड़ाएंगे, इसको एनालिसिस भी देंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे हम मुनाफिक हैं, हम झूठे हैं, हम पाकिस्तान को नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के वो जो झंडे हैं उनको आगे लेके जाते हैं, पाकिस्तानियत कोई नहीं दिखा रहा। आपने वैसे आप डिवीजन ऑफ वन यूनिट, बड़ी अच्छी बात की एक आदमी ने जिसने पाकिस्तान बनाया है कायद आज़म के साथ, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को वन यूनिट जब तोड़ा था तो हमने तो मिनी पार्टीशन कर दिया था हर एक का, एंड आई टोटली एग्री विद इट। कोई कहता है मैं सिंधी हूँ, कोई कहता है पंजाबी हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, फलाना हूँ, वो हूँ। और पाकिस्तानियत किसमें है भाई? ये पाकिस्तानियत की बात कर, ये कोई पाकिस्तानियत की बात नहीं करते, अपने अपने प्रोविंसेस पे लगे हुए हैं कि मुझे डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, और आप सवाल कर रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ जी बड़े अच्छे होंगे इलेक्शन, हाँ जी ईमानदारी से होंगे, हाँ जी ये होगा। आपने एक ट्रेलर देख लिया, अब आप एक वो वो क्या कहते हैं प्रोमो देख रहे हो, अब आप यही होगा। अल्लाह करे कि मैं सब उम्मीद से, हमें चाहिए ईमानदार के लोग, लेकिन हल्कों के आप हालात देख लें, आप जीओपी के देख लें, इंडियन इलेक्शंस भी अब आप देख लो, ये भी आज से शुरू हो गए, इनका क्या हाल है, अपने इलेक्शंस का क्या हाल है। तो वी आर ऑल द सेम। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस होता है ऐसे कमेंट्स के ऊपर जो मैं दे रहा हूँ कि यार हमें तो उम्मीद से रहना चाहिए इस मुल्क के अंदर, हमें तो सबको आगे मिलजुल के चाहिए, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? सलाम मुबशर से पूछो कि मेरे साथ हम प्रोग्राम हर हफ्ते करते हैं, आस्क हिम। हम एक बड़े डिमेंटेड हैं और बड़े कह लो कि बेस्ट आउटकम हो गए। आई व्हाट टू डू, बट आई होप अल्लाह का सवाल पूछ रहे हैं, इसके कोई जवाब ही कहीं से आए, अल्लाह करे हम सब उम्मीद। राइट पीछे मीर साहब, मुबशर साहब से जानना चाहूँगा। मुबशर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है, ये एक रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार करेगा और ये 21 हल्के बता देंगे कि अवाम ने 8 फरवरी को किसे वोट दिया था, और ये अब भी वाज़े हो जाएगा। ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। देखें आप, मैं या बाकी लोग, हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत चीज़ें या मामलात हैं उनके नाकिद तो हम लोग रहे हैं, लेकिन हम में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस बात को डिनाई करेगा कि पॉपुलर सपोर्ट या वोट बैंक जो है वो उसी एक मखसूस जमात को सबसे ज़्यादा मिला है। जितना उसको रोका गया है या जितनी उसको कैंपेन नहीं माजी में करने दी गई, उसके बावजूद भी 8 फरवरी को हम इस बात पर मुत्तफिक थे। अब वाकई एक मरतबा फिर कोई रास्ता रोकेगा, या आने दे रिजल्ट्स, मान लें जो हकीकत है और ये तस्लीम कर लें उसी को एक रेफरेंडम के तौर? जी अरसलान भाई, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ पीजे की बात से कि ना हमने सबक सीखा ना सीखना चाहते हैं, और हमारे कुछ अनासिर ऐसे हैं जो सबक सीखने भी नहीं देंगे। इलेक्शन को जानबूझ के, या कहिए कि फैब्रिक ऐसा बना दिया गया कि इस पर कोई भी इलेक्शन हो कोई ना कोई पार्टी डिस्ट्रस्ट करती रहे। पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया गया, और ये भी मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ गेम है कि आप जितने जमहूरी अदारे हैं, जितने जमहूरी हमारे सिंबल्स हैं, उन सब को इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि इस पूरे सिस्टम से लोगों का एतमाद ही उठ जाए, और उसके नतीजे में फिर आप नए नए तजर्बात करें जो माजी में होते रहे हैं। हमेशा देखिए, मैं एक बात तो ये कहता हूँ कि हमेशा सफ़र जो है, अल्टीमेट सफ़र जो होता है इन सारी कंस्पिरेसी का, वो या अवाम होते हैं या सियासतदान होते हैं, तीसरे स्टेक होल्डर ही इसमें कोई नहीं है। इलेक्शन की आप बात करें, बिल्कुल बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई, और उसके बाद जो हुआ शाम को वो एक अजीबोगरीब काम था, जिसके नतीजे में पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने 2018 के इलेक्शन देखे, उसमें भी यही कुछ हुआ, मोर और लेस जो हुआ, इसमें ज़रा मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। और उस वक्त अचंभे की बात इसलिए नहीं थी कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, बलोच पार्टीज़ और KP की ANP, जमात इस्लामी, सब लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं थी, और वो सारे शोर मचा रहे थे कि जी धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई।
और वो जो RTS बैठ गया। इस इलेक्शन में एक नया फिनोमेना सामने आया कि वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट्स लेके गई नेशनल असेंबली में, वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट्स लेके गई KP में, और वही पार्टी पंजाब में भी बहुत सारी सीट्स लेके गई, यानी वो एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभरी। लेकिन वो शोर उसने मचाया कि जी धांधली हुई। उन्होंने इलेक्शन से पहले शोर मचाया हमारे कागजात छीने जा रहे हैं, लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट्स देखे तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी उसी पार्टी के थे। उसके बाद मुसलसल दर मुसलसल वो इस वक्त पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और हमारे पावरफुल क्वार्टर्स को अंडर प्रेशर रखे हुए हैं अपने नैरेटिव के ज़रिए। और उसके बाद अब ये बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, आप देखिए उसमें एक तरफ ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कल होने वाले उसमें ये फैसला हो जाएगा कि 8 फरवरी को लोगों ने किसको वोट दिया, और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जनाब अली प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 पे पहले ही दस्तखत ले लिए गए हैं। मतलब जब इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट आ रहे होंगे पोलिंग से एक दिन कबल ही इस तरह का, और फिर इस नैरेटिव को आज वो बिल्ड करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, तो मुझे लगता है कि कल भी इलेक्शन को एक कंट्रोवर्सी देखनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे इक्तफा नहीं करता ये असम्बली मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हुकूमत के बारे में अभी से डाउट्स हैं कि मुद्दत पूरी नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि अगले आने वाले कई इलेक्शंस इन्हीं कंट्रोवर्सीज का शिकार रहेंगे। और इसके लिए मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमारी सियासी लीडरशिप को, फौजी लीडरशिप को और हमारी जुडिशरी को भी सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और उसमें हमें हल निकालना पड़ेगा कि इलेक्शन को इलेक्शन रहने दें। इसमें अनड्यू इंटरफेरेंस किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हम कोई क्रेडिबल पोलिंग सिस्टम जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। क्रेडिबल पोलिंग सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। आपने बड़ी दूर की प्रेडिक्शन कर दी। अभी तो कल तक की बात मैं तो जानना चाह रहा था कि कल क्या होगा, वो आपने कहा ऑब्वियस है, और आपने कहा आने वाले कई इलेक्शंस। खालिद फारूकी साहब मुत्तफ़िक़ हैं आप इस बात से? देखें जमात अब वो जिस तरह से भी वो जो भी मामलात हैं बिफोर हैंड स्टेटमेंट्स देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको पॉपुलर एक सपोर्ट तो हासिल है, इस पे तो हम मुत्तफ़िक़ हैं, और यही उनका टैक्टिक है, यही उनका मेरे ख्याल से तरीक़ाकार है जिसने अवाम को गलत सही से हटा के भी बड़ी हद तक जकड़ा हुआ है, और वो मैसेज है, मेजॉरिटी है, चाहे हम पसंद करें या ना करें। खालिद फारूकी साहब देखिए, बात ये है कि ये जो कल जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है, जो बुनियादी तौर पे दो पार्टियों में मुकाबला है मुस्लिम लीग नून में और PTI में, क्या मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। जो पिछले इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे, इसमें जहां PTI का वोटर जो था वो गैर मुतवक्के तौर पे बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकला था और उसने हैरान कर दिया था। लेकिन उस दिन जो मुस्लिम लीग नून का वोटर था वो उतना ना तो पुरजोश दिखाई दिया, ना ही उन्होंने इतनी वर्किंग की, वो कुछ ज्यादा एतमाद में रहे, उस एतमाद ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और बाकी उनका वर्कर था भी उस दिन बहुत ही कम PTI की निस्बत। अब कल के दिन में क्या PTI का वोटर उतनी ही तादाद में बाहर निकलता है, उसी तरह से बाहर आता है जिस तरह 8 फरवरी को आया था? पहली बात ये देखने वाली होगी। दूसरी बात ये है कि क्या कोई सबक सीखा मुस्लिम लीग नून ने कि वो अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हो सके? ये भी एक अहम बात होगी। जहां इन हलकों में हम समझते हैं कि PTI को सपोर्ट हासिल है, वहां इंतजामिया की पूरी मदद हासिल है हुकूमती पार्टी को। और जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं आमतौर पर उनका नतीजा, ये कोई कल के इलेक्शन की बात नहीं है, हमेशा से एक तारीख रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर जो पार्टी होती है इक़्तिदार में, उसको ज्यादा फेवर मिल जाती है। मुझे कल भी कुछ सीटों पर ऐसा माहौल नजर आता है, लाहौर ना सही बाकी हलकों में, बाकी पंजाब के दूसरे हलके जितने हैं, क्योंकि 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, सूबाई जो है, और 5 दूसरे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये मुकाबला तो होगा। पर असल जो चीज सारी अभी जैसे PJ बीर ने जो बात शुरू की, और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या किसी ने कोई सबक सीखा? सबक सीखने का मौका ही किसी के पास नहीं है। आपको बताऊं, सारे अपने इक़्तिदार की छीना झपटी में, अपने इक़्तिदार के लालच में पड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा फेयर इलेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए, शायद इक्का दुक्का इलेक्शन के अलावा, तो अब जो जिस पार्टी की ऐवान में इस वक्त अक्सरियत है, क्या उस अक्सरियत को मुतासर किया जाएगा? क्या सेटअप को छेड़ा जाएगा? क्या सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाएगा? इस सिस्टम ने चलना है अभी। और जिस तरह के इलेक्शन हमने 8 फरवरी को देखे, उससे मिलते जुलते इलेक्शन कल भी हो जाएंगे।
जिस तरह उनको एक्सेप्ट किया गया उसी तरह कल के इलेक्शन जो है ये भी एक्सेप्टेबल होंगे सभी हलकों के लिए। मुख्तदर हलके जब इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो बैरूनी कुव्वतें भी कर लेती हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम आलमी मालियाती इदारे, तमाम दीगर ममालिक वो निगोसिएशन कर रहे हैं, वो इस हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। ये सेटअप मुझे चलता नजर आ रहा है। इलेक्शन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन मुझे ये भी है कि पीटीआई का वोटर जो है, जो गैर मुतवक्के तौर पे निकला था पिछले इलेक्शन 8 फरवरी को, सुबह मुझे शहर में कोई, लाहौर में अगर मैं देखूं तो मुझे कोई ऐसी रौनक नजर नहीं आ रही। इंतखाबात का कोई माहौल नहीं बन सका, और जो कुछ या तो फिर लोगों का अदम एतमाद है या अदम दिलचस्पी है, जो भी सूरत हाल है अभी तक तो, आज के दिन तक तो वैसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन फिर दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, मखसूस हलकों में होता है, इसलिए सारे शहर पर उसका इम्पैक्ट नहीं होता। पर इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन जो सुबह होने चाहिए, इसमें इंतजामिया को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो दाग धब्बे लगे हैं 8 फरवरी को, उससे गुरेज करना चाहिए। जितना फेयर इलेक्शन होगा, आप कम से कम, जैसे प्रेसिडेंट ने कल अपनी स्पीच में कहा था कि सियासी जमातों को मुफाहमत की तरफ आना है, हमारे जी पास वक्त कम है। तो इस बात को अगर आसिफ जरदारी समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, तो इनको अमली तौर पर यह साबित करना चाहिए कि जिस पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उसका मैंडेट जो है उसको उसी तरह से मिले जो वो कहते हैं कि पहले चुराया गया। अब इस बार ये शिकायत का मौका ना दें, एक फेयर इलेक्शन करवाएं। इससे जाहिर है हुकूमत साजी के अमल में, हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, सिस्टम जो चल रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये जरूर है कि आप एक फेयर इलेक्शन करवा के अपनी साख बहाल कर सकते हैं, और इस साख के जरिए ही आप जमहूरी अमल जो है इसको जारी रख सकते हैं। वरना फिर यह है कि अगला जितना टाइम भी होगा उसमें फिर आपको इसी तरह के मनाजर भी देखने को मिलेंगे। रऊफ हसन ने जैसे इलेक्शन से पहले इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की है, इस तरह के एलिगेशंस जो हैं उनको ज्यादा तकबीयत भी मिलेगी, पब्लिक में पजीराई भी मिलेगी। सो इससे बच के अगर फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, और जिस तरह वो, मैं फिर वही बात पीजे मीर का हवाला दूं कि उन्होंने जिस तरह से इसके बारे में मायूसी का इजहार किया, मेरा ख्याल है इतनी डीप मायूसी में ना जाया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। कल का दिन देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कुछ सबक। बिल्कुल सही खालिद फारूकी साहब, पॉइंट आपका आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं 21 हल्कों के कल के ज़िमनी इंतखाब को, और जो इस वक्त एक पूरी की पूरी फ़िज़ा है, जो सूरत हाल है? अभी खालिद फारूकी साहब फरमा रहे थे उनको उस तरह की गहमा गहमी माहौल नज़र नहीं आ रहा। हम तो 8 फरवरी जनरल इलेक्शन पे ये बात करते रहे कि हमें पूरे मुल्क में वो माहौल नहीं नज़र आया, या वो गहमा गहमी नहीं नज़र आई। तो ये तो फिर ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनमें कहाँ से नज़र आएगी? और क्या अब वाकई जो जिसका मैंडेट होगा उसी को दिया जाएगा, या फिर चीज़ें मनूवर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, एक तो बात यह है कि जब कौमी इंतखाबात के जरिया अबूर कर लिया, तो आप ज़िमनी इंतखाबात को एक समझेंगे छोटा सा नाला है जिसे बखूबी इंतखाबात करवाने वाले और हुकूमतें अबूर कर जाएंगे। जहाँ तक ये है कि आम आदमी में जोशो खरोश क्यों नहीं, तो वो आम आदमी समझता है कि मेरा वोट मैटर नहीं करता, मेरे वोट से हुकूमतें ना बनती हैं ना वो टूटती हैं, बल्कि ये एक एक्सरसाइज है ऐसी जिसके अंदर ये। लेकिन इसके बावजूद मेरी राय है कि लोग वोट के लिए बाहर निकलेंगे जिन हल्कों में हो रहा है, और अपनी राय का भी इजहार करेंगे, और उनका मेच्योर बिहेवियर होगा। हमने ज़िमनी इंतखाबात वो भी देखे हैं कि जब हमजा शहबाज शरीफ वो थे वजीर आला थे, और उनकी पंजाब में हुकूमत थी, ज़िमनी इंतखाबात हुए और अक्सरियत सीटें के, और हमने वो भी ज़िमनी इंतखाब देखा है डस्के वाला, जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, और तमाम तर दबाव के बावजूद वो डस्का से नाकाम हुए। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तान के वोटर का जो है बिहेवियर 75 साल में बड़ा मेच्योर हमें नजर आता है, जबकि वो लोग जो वोट को जहाँ मैटर होना चाहिए। जी मलिक साहब, बेअसर कलाम नरमो नाजुक बेअसर होता है। अब किसी जमहूरियत में लोग पुरअमन तरीके से अपने राय का इजहार ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक कंपल्सन है कि ज़िमनी इलेक्शन होना है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन फिर एक लिटमस टेस्ट भी होते हैं कि अवाम क्या सोच रही। और अभी तक तो अभी इंतखाबात की जो बैलेट पेपर हैं उनके ऊपर जो वोट कास्ट हुए हैं उनकी भी स्याही मदम नहीं पड़े, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा खास हमें फर्क नजर नहीं है।
ये एक अफसोसनाक बात है कि पहले अब हम जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ फिर हम इंटरनेट सर्विस बंद कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी खतरात अब यानी हम चंद अजला में भी हम नहीं करवा सकते अगर पुरअमन तरीके से ज़मीनी इंतखाबात, और उसके लिए मोबाइल सर्विस ट्विटर पहले ही बंद है, तो इंतखाबात की राह में ये चंद रुकावटें भी हैं। डेफिनेटली जी, ये रुकावटें हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताइएगा ताहिर मलिक साहब, जो मुफाहमत की तरफ आना है या जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसका कूल डाउन होना, या जिसको कह लें कि एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को बर्दाश्त करना चलना, ये माहौल को बनने की कोई सूरत आपको नज़र आ रही है आगे चल कर भी, या ये जो हमने जॉइंट सेशन में कौमी असम्बली के सूरत हाल देखी अब हमने यही आगे देखनी है, बल्कि इसने एक्सपैंड होना है, इसने फ्लोर ऑफ द हाउस से निकल के अब सड़कों पे भी नज़र आना है हमें। मौलाना साहब भी कोई इस तरह की चीज़ करना चाह रहे हैं। यही माहौल रहेगा, इसी तरह से अदम इस्तेहकाम का हम शिकार रहेंगे? ऐसे ही है सर, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग सड़कों पे आने से मामलात हल नहीं होते, और ये मामलात जो हैं ये ईवानों में पार्लिमान में हल होने चाहिए, और सियासी तकसीम कम होनी चाहिए। और अफाम तफहीम जिसकी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी तकरीर में इशारा किया, और वो समझते हैं कि मुल्क के लिए, सियासत के लिए, मईशत के लिए क्या चीज़ जरूरी, लेकिन अमली तौर पर सियासतदानों के पास उसका कोई रोड मैप नहीं है तो कैसे इस तनाव को, तकसीम को कम करेंगे, और कैसे हम एक दोबारा कौमी धारे में आएंगे, और मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। राइट, उसकी हमारे पास फिलहाल ज़ाहिर है कोई सूरत हमें नजर कोई रोड मैप नहीं है, और उसमें हमें ये भी लगता है कि ये इख्तियार का भी मामला है, कोई इतना ज़्यादा इख्तियार भी नहीं है। राइट मलिक साहब, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ूँगा। इस वक्त यकीनन इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो डिवाइड है, जो पोलराइजेशन है सोसाइटी में, मैं बड़ी उम्मीद थी इसमें कमी, लेकिन इसमें हमें इजाफा होता हुआ अनफॉर्चुनेटली मुसलसल नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। जितना जल्द इसको कूल डाउन किया जाए, चीज़ें बेहतरी से आगे बढ़ें, वही बेहतर होगा। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए जो दूसरा मैटर है, जो कल की एक बड़ी पेशरफ्त है, गो के इस पर हमने कल भी बात की थी, अब इसको बड़ी पेशरफ्त कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पीजे मीर साहब, हमने दोबारा से अज़्म किया है स्मगलिंग को हमने रोकना है। अब कहने वाले कहते हैं कि कौन सी बड़ी साइंस है, स्मगलिंग अरसे दराज से हो रही है, सारे चैनल्स हमें पता हैं, हमने सिर्फ एक ख़बर बनाई है कि एक इजलास बुला लिया है, कहा जी हम स्मगलिंग को रोकेंगे। क्या हम नहीं जानते कि क्या तरीके से स्मगलिंग होती है, कौन कौन से रूट्स हैं? अगर रोकना चाहें तो उसमें कोई ऐसा इजलास और हिकमत अमली की ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्ट्रेट वे डू दैट, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या समझते हैं आप, कल की ये जो एक पेशरफ्त थी, इसको आप कैसे देखते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप, कि वाकई कोई अब हम संजीदा हो गए हैं, हमने स्मगलिंग का खात्मा करना है, कर दिया तो हमारे बड़े मसाइल हल होते हैं यहाँ पर? असलन, ये जो आप कमीशंस की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बनी है एंटी स्मगलिंग, और हर चीज़ की इन्होंने बनाई हुई है ये कमीशंस। द क्वेश्चन इज, आपके जो अहलकार हैं ये इनका एक माफिया बन गया हुआ है, बहुत बड़ा नेट है, और इस नेट को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। जो भी इस नेट में आता है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाता है, और आपकी स्मगलिंग कंटिन्यू रहती है। आप क्यों नहीं करते हैं कि आप इन ड्यूटियां कम कर दें और सामान अंदर लें? क्यों नहीं कर सकते हैं आप? यू कैन फाइंड अ वे टू डू इट, यू कैन डू इट। मैं आज आपको पब्लिकली बता रहा हूँ, मैंने जनरल मुशर्रफ को सबसे पहला एज द फर्स्ट इंटरव्यूअर मैंने उनको सवाल किया था, मैंने कहा सर इस मुल्क के अंदर मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट 2001, आज 24 है, 24 ईयर ओल्ड। मैंने सवाल किया था, मैंने कहा सर मैंने मिन्नू भंडारा से पूछा है कि पाकिस्तान का एक शहर कितने रुपए ये एक्साइज एंड टैक्सेशन से महरूम होता है? उसने कहा था 2 बिलियन रुपया महीना, 2001। 2 बिलियन इज नॉट अ जोक। और किसका था? अल्कोहल। अल्कोहल आपका बिकता है, एम्बेसीज आपको बेचती हैं यहाँ, और अल्कोहल पूरे पाकिस्तान में बिकता है। फायदा कौन लेके जाता है? एम्बेसीज बनाती हैं। यूएई के अंदर है, उनके पास हर चीज है, बॉन्डेड हाउसेस हैं, हर चीज है, टैक्स लेते हैं, जो अगेंस्ट आउट ऑफ द लॉ जाता है उसको पकड़ के वो बंद कर देते हैं। पाकिस्तान में भी होता था। आपको पता है सब कुछ हो रहा है, आपको पता है दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सऊदी अरेबिया के पूरे मिडल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन ना अपनी तरह ना बटेर है। और भाई ओपन अप,
याद रखो, जो कौमें अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करें वो कौमें आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। ये ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, इंस्टा बंद कर दो, जो कर दो, यू रियली थिंक वी डेवलप? नो, वी वॉन्ट। हमने फेस करना है तनकीद को, और तनकीद जो बराए तामीर है उसको आप रखो, जो तनकीद बराए तनकीद है उसको आप साइड पे कर दो। लेकिन हमने हमारे अंदर अरसलान, जो हम डिस्कशंस करते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा ही नहीं है, बिल्कुल मादा नहीं है। आपको पता है क्या हो रहा है हर चीज के अंदर? आपने वो कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, और आपका जो दूसरा आदमी है, फिर आप कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, फिर आप कहते हैं कि ब्लैक मनी। ये सब कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ये। एंड इट इज नॉट अ बिलियन, इट इज अ $1 बिलियन बिजनेस, जो कि पाकिस्तान में एवरीबॉडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन एंड नोबडी टेक्स एनी नोटिस। और भाई, इसको तुम जिस तरह करो, लीगलाइज कर दो, जो कर दो, गवर्नमेंट को तो कोई पैसा आएगा ना। चलान आप बढ़ाते हैं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बढ़ाते? इसलिए नहीं बढ़ाते कि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ट्रेडर से टैक्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि ताजर आपका वोटर है। तो आप अगर उसको टैक्स लगाओगे या उसको एफबीआर के अंदर लेके आओगे, क्या होगा? आपका वोटर खराब हो जाएगा, मेरा वोट चला जाएगा। तो हम इस बेसिस पे इस मुल्क को रन कर रहे हैं, एडॉकिज्म पे। हमने इसको ओवरराइड एक ही तरीके से करते हैं, यू हैव टू गेट ऑनेस्ट पीपल। मैं एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी, डीआईजी के रैंक से। मैंने कहा यार, वैसे आप लोगों ने ज्यादती तो की है ये पीटीआई की, आपने इनको भी एक जमाने में इनको भी फड़काया, फिर नून वालों को भी फड़काया, पीपल्स पार्टी को। मैं कहा आपको चैन नहीं आता? वो कहते जी हम नौकरी करते हैं, हमें जो ऑर्डर मिलता है हमें वो करना है। लेकिन जब मैं था कहीं, उसने नाम बताया, मैंने पूरे अपने ऑफिसर्स को कहा था कि बदतमीजी और ये जो ओवर हाई हैंडेडनेस है वो नहीं करनी। मैंने कहा चलो आप जैसे कोई ऑफिसर्स हैं, अल्लाह करे और भी हो, बट हम क्या, डू वी वर्क इन द एम्बिट ऑफ लॉ? नो वी डोंट। हमारा आपका ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खराब हो गई है। वो जो भी आता है, क्यों वो डरता है कि एसीआर खराब हो गई, और ये वेट करते हैं, काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि आगे जाके इनकी पेंशनें खराब ना हो, आगे जाके इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो खराब ना हो, और ये आराम से अपना टाइम गुजार दें। इन द मीन टाइम पाकिस्तान गया भाड़ में। तो ये जो चीजें हैं ये हमें तंग कर रही हैं, ये हमें तकलीफ दे रही हैं। वी डोंट केयर जो मर्जी आए। देखो, मैं कहता हूं कि अगर ये लोग, मैं बार बार कहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़े जमहूरियत के नारे लगाते हैं, अरसलान, आई डोंट केयर वेदर इट वाज पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी, ये तीनों पार्टी नीचे गई हुई हैं। आज पीटीआई, चलो, तो जब कोई पार्टी नीचे जाते हैं तो फिर ये जमहूरियत के नारे मारने वाले ये कहां भाग जाते हैं? ये तो कहते हैं इस पार्टी को गिरा ही दो, जिस तरह नून को कोशिश की, पीपल्स पार्टी को की, आज पीटीआई को कर रहे हैं। इनकी यूनिटी आपस में नहीं है, तो ये लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? फिर आपने सवाल किया पहले सेगमेंट में कि जी इलेक्शंस कैसे होंगे? बेईमानी से आओगे तो जो बेईमानी से आएगा, यू रियली थिंक वो पब्लिक का काम करेगा? वो तो खुद एक गलत रास्ते से आया है, वो अवाम का काम कैसे करेगा? प्लीज टेल मी। और अभी भी कभी भी मौका मिले, ये कई लोग हैं आपके भी, ये इलेक्शन से पहले किस तरह भाग के आते थे शोज के अंदर, आते हैं अब कॉल करें, कॉल नहीं उठाएंगे। ये हमारे इस तरह के लोग हैं। ये आए ना, जवाब दें लोगों के आगे। अरसलान सवाल कर रहा है, लोग जवाब दे रहे हैं। नो, आपके ये कोऑर्डिनेटर्स कॉल करेंगे, हम बिजी हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो इलेक्शन से पहले क्या था भाई? करो ना काम। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे में विल नहीं। अल्लाह करे इनमें विल आए, अल्लाह करे इनके अंदर जज्बे पैदा हो कि पाकिस्तान को आगे लेके चले। लेकिन कौन करेगा? फिर वही बात है, हम सब उम्मीद से। मुबशर भाई, कैसे देखते हैं आप ये कल की जो डेवलपमेंट है इसको? बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इतनी मरतबा आप इक़्तिदार में रह चुके हैं, चीज़ें आप सारी जानते हैं, क्या नई पॉलिसी आपने बनानी है? आपने तो सिर्फ, आपके पास अभी जो पीजे पीर साहब बात कर रहे हैं, आपको तो एक विल चाहिए। वो विल की कमी है, वो हो तो फिर पॉलिसियाँ साइड पे रह गई। आप कहें कि जी लेने हैं सख्त एक्शंस, करने के लिए तैयार हैं, हम नाराज़, लेकिन वो लोग जो इस सारे मामलात में मुलविस हैं वो कहीं ना कहीं उनके लगते सकते इन्हीं के साथ उनका ताल्लुक़ बनता है। जानबूझकर हाथ नहीं डाला जाता, फ्री हैंड दिया जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ विल, वो नहीं है। पॉलिसी तो क्या नहीं बनानी है आपने, क्या करेंगे? आप कैसे देखते हैं? मैं फिर भी नेवरदलेस इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि चलें आपने इस तरफ तवज्जो अगर आप देते हैं, कुछ परसेंटेज अभी आप कमी लाते हैं स्मगलिंग में, आई स्टिल अप्रिशिएट इट। लेकिन 100% रोकथाम मुमकिन है। सिर्फ ये है कि लोगों को, कुछ शहीदों को नाराज़ करना पड़ेगा, वो नहीं आप कर सकते। अरसलान भाई, मुझे आपकी बात से 1999 याद आ रहा है।
जनरल मुशर्रफ ने अभी डिपोज नहीं किया था मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, और केपी में हुकूमत थी सरदार महताब अब्बासी साहब की, और वहाँ पे आटा क्राइसिस हो गया और लाहौर से एक डेलीगेशन को बुलाया गया सरदार महताब अब्बासी साहब ने, सीएम जो थे उस वक्त के। तो जब हम उधर गए तो उन्होंने बाकायदा हमारे सामने एक बड़ा नोहा पड़ा कि जनाब हमें आटा क्राइसिस है और हम कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी पंजाब से भी कि हमें आटा जो है उसका हमारा कोटा बढ़ा दिया जाए जो इधर आता है। तो हमने उनसे एक सवाल उस वक्त किया कि जनाब अली आपके कोटे के मुताबिक आपको मिलता है, लेकिन यहाँ से आटा स्मगल हो जाता है अफ़गानिस्तान। उस पर उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की वो बड़ी खौफनाक थी। उन्होंने कहा जी कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो बदनाम हुए हैं कि जी ये आटा स्मगल करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये रैकेट्स के बगैर जो है ये यानी माफियाज के बगैर ये स्मगलिंग नहीं हो सकती। अच्छा, पिछले साल की बात ही है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर विल हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मसलन हमारा डॉलर जो था वो भी अफ़गानिस्तान जा रहा था स्मगलिंग के ज़रिए, मतलब सबको पता है। और बशर भाई मैंने खुद जो विटनेस किया हुआ है, सिर्फ ऐड ऑन करता चलूँ बॉर्डर एरिया में कि यहाँ पे तंदूर पे सुबह से नान लगना शुरू होते थे और फिर सुजुकियाँ भर के बॉर्डर पार जाके वो बिकते थे। आटा तो स्मगल होगा और फिर वहाँ को रोटी बनाएगा, ये एक और बात है। ये भी होता है यहाँ से सुजुकियाँ बड़ी बड़ी भर के जाके वहाँ नान बिकते थे सारी दोपहर और शाम तक। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब हम नान से आगे चले जाए ना अरसलान भाई, टेस्ट केस है कि जहाँ पे विल होती है आप प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। पिछले साल की बात है कि रावलपिंडी बुलाया गया मनी चेंजर्स को और उन्हें कहा गया कि जनाब अली आप ये जो डॉलर स्मगलिंग है इसको रोक दें वरना आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा। अच्छा, उस पर मनी चेंजर्स ने भी जवाब में जो बात कही वो मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, वो बहरहाल समझ जाएंगे। उस मीटिंग के बाद डॉलर की स्मगलिंग जो है वो ना सिर्फ कम हो गई बल्कि आपके करेंसी यानी रुपी जो है वो अप्रिशिएट होना शुरू हो गया डेप्रिशिएशन से हट के। तो आज भी हम जो देखते हैं डॉलर जो है वो 280 के अराउंड है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 300 प्लस पे चला गया था और उसके बाद वहाँ से वापस 280, 278, 279 और 80 के दरमियान खेल रहा है। उसकी वजह यह है कि उस एक चंक को आपने कंट्रोल किया। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर विल हो तो आप बाकी स्मगलिंग को भी रोक सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की अनडॉक्यूमेंटेड स्मगल्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ। और अब अनफॉर्चुनेटली जो मैनेजमेंट है इन बॉर्डर्स की वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है। वहाँ पे कस्टम्स वाले भी होते हैं, वहाँ पे FIA वाले भी होते हैं और फिर हमारे इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस में अगर फिर भी हमारे माफिया स्मगलिंग में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कनाइमत ज़रूर है। तो इसके लिए कम से कम हमें वही वाली स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो हमने डॉलर्स के मामले में अडॉप्ट की थी, अगरचे वो ऑन रिटर्न पॉलिसी थी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी हमें रिटर्न फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर ये लिप सर्विस होती रहेगी। हम अगले साल फिर एक अज़म का इआदा करेंगे कि जनाब हम स्मगलिंग को रोकेंगे, स्मगलिंग होती रहेगी, माफियाज काम करते रहेंगे। सबसे पहले इनको नेटवर्क को ब्रेक कीजिए, अपने चेक्स जो हैं बढ़ाइए और बॉर्डर पे खसूसी तौर पे स्क्रीनिंग का अमल बहुत ज़रूरी है, वो किसी की भी हो। मैं ये समझता हूँ कि उसके बगैर ये स्मगलिंग नहीं रुक सकती। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खालिद फारूकी साहब, आपकी क्या राय होगी, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल ख़ात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी की जंग की तो हम बात करते थे, ये स्मगलिंग अब नया हमने ऐड ऑन किया है ये एक आध दिन पहले से, और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं। तो ये जंग इसमें जीतेंगे भी हम या किस तरफ जाएगी? प्राइम मिनिस्टर को भी कोई नया स्लोगन चाहिए था, उन्होंने इस पे बात करनी शुरू कर दी। स्मगलिंग तो देखिए पूरी कौम का मसला है। यहाँ पाकिस्तान की आप लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद, कहीं भी किसी मार्केट पे चले जाए आपको स्मगल्ड हर चीज मिलेगी। कौम मोहब्बत भी करती है, कौम चाहती भी है, कौम उन चीजों को करती है जो दूसरे मुल्कों। ये बात तो ठीक है कि उनको कर दें और उनको आने दें, ताकि मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी जिस तरह से बैरून मुल्क से सामान सारा आता है। तो इस तरह ऐसे किया तो नहीं जा सकता। आप ये देखें ना कि 3 ममालिक से इस वक्त
आप सिर्फ अफगानिस्तान की और ईरान की बात करते हैं, आप चाइना के साथ जो स्मगलिंग का सिस्टम चल रहा है, आप इसको नहीं देखते। हमारी मंडियां, हर मंडी, हर मार्केट भरी पड़ी है चाइना के सामान से। ये कहां से आता है? जो एरिया है वहां से जमीनी रास्ते से कौन किसको एक कंटेनर के कितने पैसे किसको दिए जाते हैं, जो लोग हैं वो सामने हैं। आप नाम नहीं लेना चाहते, मैं नाम नहीं ले सकता, हम बात माफिया की करते हैं, हम ये नहीं बताते माफिया कहते किसे हैं, माफिया होता कौन है, माफिया कौन सरपरस्ती कर रहा है, कौन इसके लोग कौन है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से इदारे, कौन कौन से अफराद शामिल हैं, कौन कौन से सियासतदानों की हम आमतौर पर सीधी सी बात कर देते हैं। जब तक आप इसको कंट्रोल करना नहीं चाहेंगे, मैं विल शिल की बात नहीं कर रहा, जब कानून वाले इदारे जो हैं जिन्होंने कानून की रखवाली करनी, वो कानून शिकनी करेंगे तो ये काम होता रहेगा। आप मार्केटों में जाके ताजरों को पकड़ते हैं, ये वो करते हैं। हम किस चीज पे चले गए? आटे के स्मगलिंग पे, नान की स्मगलिंग पे। ये कोई स्मगलिंग है? इस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। आप इंडिया से आज ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कितने बिलियन का सामान हर महीने यहाँ पे आता है। सालाना हम कितनी ट्रेड इस वक्त कर रहे हैं, गैर इलीगल जो है, जो दुबई के रास्ते होती है या वैसे यहाँ पे होती है। हर चीज यहाँ पे स्मगल्ड आती है। कौम स्मगलिंग को पसंद करती है। कौम का हर फर्द जो है वो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। आप मार्केट में जाएं, आप कोई पाकिस्तानी चीज आपको मिलेगी, आप नहीं नहीं मुझे चाइना की चीज दे दो, वो स्मगल होके आई होती है, उन्होंने ड्यूटी पे की होती है। नहीं, बिल्कुल ये धंधा है, हर जगह पे हो रहा है। इसको कोई प्राइम मिनिस्टर, इसको कोई हुकूमत कतई तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह की पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, आप लाख इख्तलाफ कर लें अपने हमसाया मुल्क से, जाहिर है कि आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इंडियन सोसाइटी में स्मगल्ड माल इस तरह से आता है? क्या उनकी पोर्ट्स, उनकी सरहदें नहीं है जहां पे सामान आ सकता हो? लोग भी पसंद नहीं करते। वहां जो हुकूमतें हैं, सरकार है, उसकी पॉलिसियां भी ऐसी हैं। हम पिछले 75 साल से, हम आपको पता है कितना क्रेज होता है भाड़ा मार्केट में, कितना क्रेज होता था। हर बंदा ये कहता है भाड़े से सामान आया, हर बंदा खरीदने के लिए जाता है वही सामान। तो मसला ये है कि हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। 75 साल से हमारी आदतें तबाह हो चुकी हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अब अगर जिस मुल्क ने भी जब स्मगलिंग रोकनी होती है तो वो पहले अपनी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करता है। अच्छा, आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो हर उस चीज को जो कि सस्ती बन सकती है उसको महंगी बनाता है, गैर मियारी बनाता है, लोगों का रुझान बाहर चला जाता है, वो भी अपने मुनाफे के लालच में होता है। यहाँ का मैन्युफैक्चरर मुनाफे के लालच में है, जो स्मगलिंग करके लेके आता है सामान वो अपने उधर दूसरे के मुनाफे के लालच में है। और पब्लिक जो है इसका कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात से कि ये मेरे मुल्क का मुफाद है या कोई गैर मुल्की उससे फायदा ले रहा है। सो पूरे का पूरा जो ज़ियाउल हक का कोई एक जुमला तो ठीक होगा ना, जो उसने कहा था कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। तो ये हर तरफ बिगाड़ है। इंडिया में ये सारी स्मगलिंग क्यों नहीं हो रही? आप देखें, एक सवाल है, हम कर सकते हैं ना, कि वहां कोई ऐसी मखलूक है जो नहीं इस्तेमाल करती, या ऐसे इदारे हैं जो उनके पास बड़ी जादुई आंखें हैं। अगर वहां पे ये सारा सिस्टम रोका जा सकता है तो पाकिस्तान में भी रोका जा सकता है। ये जो हम अभी जो क्लेम कर रहे थे कि हमने डॉलर को बेहतर कर लिया, ये बिल्कुल मसनूई एक टाइम है। वहां पे आपको पता है कि जब दूसरे मुल्कों में बैठ के, गल्फ की स्टेट्स में बैठ के, आपका 5,000 रुपए का नोट जो था, इसके ज्यादा पैसे पहले मिलते थे, इसलिए कि जो 5,000 पाकिस्तानी का नोट है ये वहां जाके महंगा बिकता है। वो सारे अफगान जो है वो जो ये कारोबार करते हैं वो खरीद के वहां से रुपया खरीदते हैं, 5,000 का नोट खरीदते थे और यहाँ से डॉलर खरीद के स्मगल कर लेते थे। और हम 2-3 रुपए के लालच में, 5 रुपए के लालच में, 10 रुपए के लालच में हम उनको अपनी करेंसी दे रहे होते हैं और उनको डॉलर भी स्मगल करने देते हैं। जिस मुल्क में आप ये देखें कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हों, तोपें हों, जो बॉर्डर से निकल के, आपको याद होना चाहिए एक ज़ियाउल हक दौर का वाकया, वो स्मगल होके या जिस तरीके से भी अगर वो इस्लामाबाद पिंडी तक पहुंच जाती हैं तो स्मगलिंग की बाकी चीजें क्यों नहीं पहुंचती होंगी? इसको बॉर्डर पे रोका जा सकता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े पाकिस्तान में माहिरीन इस बारे में मौजूद हैं, वो बता चुके हैं। राइटली पॉइंटेड खालिद फारूकी साहब। आप सर्टन एरियाज हैं, मकामात हैं, एंट्री जहां से होती है सामान की, वहां पे आप रोके, पकड़ ले, आप कामयाब हो सकते हैं, 2 दिन में हो सकते हैं, लेकिन इसको कोई करना नहीं चाहेगा। ये भी एक बिलियंस का बिजनेस है, मुनाफे का बिलियंस का बिजनेस है। वैसे तो पता नहीं कितने 100 बिलियन का ये बिजनेस है। ताहिर मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो बहुत सारी चीज़ें अभी खालिद फारूकी साहब ने मेंशन की, ये बिल्कुल देर एब्सोल्युटली राइट। अब इसमें सभी मुलव्विस हैं तो किस किस को आप रोकेंगे? ये एक पॉलिसी सिर्फ आपकी बना देना, या एक इजलास कर लेना, या एक नारा बुलंद कर देना, एक नया नारा,
ये सिर्फ महज यहाँ तक महदूद है या इसमें और भी कुछ है? सर बिल्कुल मुमकिन है, इसमें ऐसी एक तो ये कि स्मगलिंग की जानिब इकदाम अच्छे हैं और वो अब कंपैरेटिव हमारी चीज़ों का कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए ना। वो जो पड़ोस में ममालिक हैं उनकी तैयार हुई चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती हैं, तो हमारी चीज़ें यहाँ तैयार हुई उन मुल्कों में पर जाएंगी। अगर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज हुआ, हमारी मसनूआत मेयारी हुई और अर्जा हुई, तो ये स्मगलिंग का रुख तो उन मुल्कों की तरफ चला जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि ईरान की जो इकोनॉमी है उसने बेनिफिट किया सैंक्शन से। 1979 के बाद जब हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, उन पे सैंक्शंस लगी, तो हर वो चीज जो वो बाहर से मंगवा रहे थे उनकी इंडस्ट्री ने लोकली बनवाई, और आज ईरानी जो इकोनॉमी है उसके अंदर उन चीजों का मुतबादिल है, और वो चीजें फिर हमारे यहाँ आ रही है। हम वाटर कूलर क्यों नहीं अच्छा बना सकते? और स्मगलिंग का एक दूसरा रुख भी है। हम एक तो बात करते हैं कि स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, खत्म करना चाहिए। इससे बढ़ के एक अगला सवाल उठाना चाहिए जो मैं भी आप उठाने लगा हूँ, वो ये है कि रीजनल ट्रेड होना चाहिए ना। स्मगलिंग क्यों होती है जब हम खिते में ट्रेड ही नहीं कर रहे? ना हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, ना अफगानिस्तान से कर रहे हैं, ना ईरान से कर रहे हैं। तो हम जब ट्रेड नहीं करते तो फिर ट्रेड इस तरह मसनूई तरीके से स्मगलिंग के जरिए होता है। और दुनिया का कोई मुल्क आप ये देखें कि जिस खिते में वो वाक़या, अगर वहाँ वो ट्रेड ना करे तो वो माशी तरक्की कैसे कर सकता है? तो हमें सस्ती गैस ईरान के पास है और बहुत सारी हमारी मसनूआत ऐसी हैं जो इंडिया को बड़ी ज़रूरत है, उससे थर्ड कंट्री बेनिफिट कर रही। अब चीज़ें हमारी जो तजारत हो रही है पूरे लाहौर में, क्या हमें नहीं पता कि इंडिया मार्केट है और दिल्ली में एक लाहौर मार्केट है, वो स्मगलिंग की पैरेलल इकोनॉमी है। और जो यूएई में दुबई के अंदर चीजें इंडिया और पाकिस्तान की मसनूआत जाती हैं, वहाँ वो पैकिंग होती है उनकी, उनके ऊपर नया एड्रेस लिखा जाता है और पाकिस्तान की मसनूआत इंडिया जाती है, इंडिया की पाकिस्तान आती है। तो बात सिर्फ स्मगलिंग की हद तक बात करना ठीक है, बेहतर है, लेकिन काफी नहीं। असल बात रीजनल ट्रेड की बात होनी चाहिए। रीजनल ट्रेड हमारा क्यों नहीं है? हमारा ट्रेड तो बढ़ना चाहिए था। 60s में हमारे तुर्की तक रवाबित थे RCD। अभी जो हमने ट्रेन वहां भेजी है ईरान, वो साहिवाल के मकाम के करीब डिटेल हो गई है। कोयटा से कोई बस जो जाती है ईरान के लिए, उसको हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, रास्ते पे फायरिंग हो जाती है। तो ट्रेड के लिए जिस लेवल की सिक्योरिटी दरकार है वो हम क्यों नहीं दे पा रहे? ये असल पहलू है जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। राइट, जो आपने एक डिफरेंट डायमेंशन मेंशन की इस सारे मामले पे। मैं चारों अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।